मेरी पत्नी और प्लम्बर कहानी का पहला भाग। जब मैं 32 साल का था तब एक अच्छी दुल्हन ढूंढने का दबाव असहनीय होता जा रहा था। मेरे माता पिता की लगातार याद दिलाती बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी। बेटा, तुम्हारे छोटे चचेरे भाई बहन भी अब शादी कर चुके हैं, तुम कब शादी करोगे? उन्होंने मेरे लिए एक वैवाहिक वेबसाइट पर खाता खोल दिया। एक महीना बीत गया और तभी मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। आराध्या चटर्जी, 27 साल की, तकनीकी लेखिका। उसकी तस्वीर ने सबसे पहले मेरा ध्यान खींचा। भूरी आंखें, एक शरारती मुस्कान और लंबे लहराते बाल जिन्हें छूने का मन करता था। लेकिन उसकी जीवनी ने मुझे सचमुच मोहित कर लिया। किताबी कीड़ा अपने आकर्षक राजकुमार की तलाश में है। मसालेदार खाना और उससे भी मसालेदार बातें पसंद होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात समझ सकते हैं तो मुझे संदेश भेजें। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैंने उसे संपर्क अनुरोध भेजा। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने कुछ ही घंटों में जवाब दे दिया। हमारी पहली बातचीत देर रात तक चली, जिसमें हमने अपने पसंदीदा बंगाली लेखकों से लेकर राजनीति और विभिन्न स्वस्थ आहारों के फायदों तक हर बात पर चर्चा की। जब हम आमने सामने मिलने के लिए सहमत हुए, तब तक मैं उससे आधा प्यार कर चुका था। हम पार्क स्ट्रीट के एक छोटे से कैफे में मिले, जहां ताजी कॉफी की खुशबू कोलकाता की उमस में घुल मिल रही थी। आराध्या लाल और सफेद सलवार कमीज पहने हुए अंदर आई, जो उसके शरीर की बनावट को खूबसूरती से भर रही थी। मेरा मुंह सूख गया। आप अरिजीत होंगे, उसने मधुर आवाज में कहा। आशा है मैंने आपको इंतजार नहीं कराया होगा। मैं लड़खड़ाते हुए बोला, एक अजीब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आराध्या। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, मैं उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा उसकी ओर आकर्षित हो गया। आराध्या बेहद बुद्धिमान थी। स्थानीय टेक स्टार्टअप में अपने काम के बारे में बताते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वो हाव भाव से भरी हुई थी। हर हरकत के साथ उसकी चूड़ियां बज रही थी। तो मुझे अपने पिछले रिश्तों के बारे में बताओ, उसने चाय पीते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन तक गर्मी दौड़ गई हो। खैर, सच कहूं तो बताने को कुछ खास नहीं है। मैं अपने करियर पर इतना ध्यान दे रहा था कि मैंने सच में। आराध्या की भौहें ऊपर उठ गई। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने कभी? मैंने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। हां, मैं कुंवारा हूं। मुझे राहत मिली कि वो हंसी नहीं। इसके बजाय उसने मेज के उस पार हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ दबाया। अरे, यहां कोई जजमेंट नहीं है। हर कोई अपनी गति से आगे बढ़ता है। उसके स्पर्श से मेरे हाथ में झुनझुनी दौड़ गई। और तुम्हारा क्या? मैंने ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए पूछा। आराध्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। बस इतना कहूंगी कि मेरे भी काफी अनुभव रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ वास्तविक चीज की तलाश में हूं। आप जानते हैं ना, हम डेट पर जाते रहे, अपने व्यस्त काम के बीच कुछ पल चुराते रहे, लेकिन हमने कभी रिश्ता नहीं बनाए। शादी के बाद तक इंतजार करने का फैसला किया। 6 महीने बाद हमारी शादी एक पारंपरिक बंगाली रीति रिवाज से हुई। मैंने आराध्या को उसकी लाल और सुनहरी बनारसी साड़ी में इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था। जब हमने एक दूसरे को माला पहनाई तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। शादी की रात मेरे माता पिता के घर में मेरे पुराने बेडरूम में मेरे शरीर में घबराहट और उत्साह का संचार हो रहा था। इधर आओ, पतिदेव, उसने उंगली हिलाते हुए कहा। मैं डरते हुए उसके पास गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था कि आराध्या इसे सुन सकती है। हर कदम अनंत काल जैसा लग रहा था। मेरी आंखें अपनी नई पत्नी के दृश्य में खोई हुई थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, आराध्या ने गले लगा लिया। हमारी शादी के 1 साल बाद हम साल्ट लेक सिटी में अपने एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने लगे, और यहीं से आज रात की कहानी शुरू होती है। अपनी खूबसूरत,
परेशान पत्नी के बगल में लेटे हुए, मुझे पता था कि कुछ तो बदलना ही होगा। सवाल था, क्या? नए अपार्टमेंट में आने के 1 महीने बाद एक उमस भरी मंगलवार की सुबह परेशानी का पहला संकेत सामने आया। मैं नींद से भरी आंखों से और बाथरूम करने के लिए बेताब होकर बिस्तर से उठा ही था कि मुझे बाथरूम से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। धत तेरे की, मैं बड़बड़ाया, खुद को संभालते हुए टॉयलेट की ओर बढ़ा। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था, गंदा और बदबूदार। मैंने अपना हाथ टंकी में डाला और फ्लश मशीन को जोर से हिलाया। कुछ नहीं हुआ। आराध्या, मैंने चीखा। मेरे गले में घबराहट भर गई थी। कोई समस्या है। मेरी पत्नी दरवाजे पर दिखाई दी। नींद से उसके बाल बिखरे हुए थे। क्या हुआ? ये टॉयलेट जाम हो गया है। मैं करहाते हुए बेबसी से उस टॉयलेट की ओर इशारा किया। ये फ्लश नहीं हो रहा है। आराध्या ने घृणा से नाक सिकोड़ी। उफ, कितनी बदबू आ रही है। क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकते? मैंने उसे चिढ़ भरी नजर से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे शौचालय ठीक करना आता है? अगले 1 घंटे तक हमने हर संभव कोशिश की। प्लंजर चलाया, स्नेकिंग की, यहां तक कि कमोड में उबलता पानी भी डाला। कुछ भी काम नहीं आया। टॉयलेट से अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। पानी किनारे तक पहुंच रहा था। यह सब बकवास है, मैंने गुस्से में प्लंजर पटकते हुए कहा। हम इस लग्जरी अपार्टमेंट के लिए इतनी मोटी रकम दे रहे हैं और यह घटिया टॉयलेट काम ही नहीं कर रहा। आराध्या ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा दिया। चलो मकान मालिक को फोन करते हैं, उन्हें किसी को भेजना ही पड़ेगा। हमारे मकान मालिक श्री बनर्जी से हुई बातचीत बेहद निराशाजनक रही। स्पीकरफोन पर उनकी नाक से निकलने वाली आवाज कर्कश थी। हर शब्द मेरे पहले से ही तनावग्रस्त मन को और भी परेशान कर रहा था। लेकिन अरिजीत, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या तुम एक छोटी मोटी प्लम्बिंग की समस्या ठीक नहीं कर सकते? मुझे लगा था कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। मैंने दांत पीसते हुए फोन को कमरे में फेंकने की इच्छा को दबाया। श्री बनर्जी, मैं आपसे सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, प्लम्बर नहीं। यह स्पष्ट रूप से इमारत से संबंधित समस्या है और इसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे उस इलाके में कोई भरोसेमंद प्लम्बर नहीं पता, उन्होंने टालमटोल किया। शायद आप किसी को ढूंढ सकें। हम अभी अभी यहां आए हैं। मैं भड़क उठा। हम किसी को नहीं जानते। यह आपकी संपत्ति है, आपकी समस्या है। बहस चलती रही। हर मिनट मेरा रक्तचाप बढ़ता जा रहा था। आराध्या मेरे पीछे बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आखिरकार घंटों बाद हमारे मकान मालिक मान गए। ठीक है, ठीक है, मैं एक स्थानीय प्लम्बर को भेज दूंगा, जिसे मैंने पहले भी बुलाया है। लेकिन अगर वो कहता है कि यह आपकी गलती है, तो आपको भुगतान करना होगा। मैंने गुस्से में फोन काट दिया और करहाते हुए सोफे पर गिर पड़ा। आराध्या मेरे बगल में बैठ गई और मेरी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। सब ठीक हो जाएगा, अरे, उसने धीरे से कहा। कम से कम कोई तो इसे ठीक करने आ रहा है। ठीक दोपहर 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सुबह की परेशानी से अभी भी चिड़चिड़ाते हुए मैंने दरवाजा खोला। वहां खड़ा आदमी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। सुप्रभात साहब, उसकी आवाज भारी और कर्कश थी। मैं हरप्रीत हूं, शौचालय ठीक करने आया हूं। वो आराध्या की उम्र के करीब 20 से 25 साल का था। एक विशालकाय आदमी, आसानी से 6'2" लंबा और किसी पहलवान की तरह गठिला। उसकी चौड़ी छाती पर कसी हुई मैली सफेद टी शर्ट से ढकी उसकी बाहें धूल और गंदगी से सनी हुई थी। घनी सवारी हुई दाढ़ी उसके चेहरे को घेरे हुए थी, जो देखकर लगता था कि उसने कई बार में लड़ाई झगड़े देखे हैं। जी हां, अंदर आइए, मैं हकलाते हुए बोला, अपने 5'4" कद के साथ। अचानक उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। जैसे ही हरप्रीत मेरे पास से गुजरा, पसीने और मोटर ऑयल की गंध
हवा में फैल गई। हर कदम पर उसका टूल बॉक्स उसकी मांसल जांग से टकराता था। क्या समस्या है? वो बोला, गहरी, परखने वाली निगाहों से हमारे अपार्टमेंट का जायजा लेते हुए। बाथरूम बस गलियारे के उस पार ही है, मैंने दरवाजा बंद करते हुए जवाब दिया। मेरी पत्नी आपको दिखा सकती है। जैसे ही इशारा मिला, आराध्या नींद से आंखें मलते हुए हमारे शयन कक्ष से बाहर निकली। मेरी सांस अटक गई। नींद में डूबी होने के कारण वो हमारे मेहमान के बारे में भूल गई थी। अरे, कौन था यहां? आराध्या बीच वाक्य में ही रुक गई। अचानक पूरी तरह जाग गई जब उसने हरप्रीत को देखा। एक पल के लिए कोई हिला नहीं। मैंने देखा कि आराध्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसने प्लम्बर के प्रभावशाली कद को देखा। हरप्रीत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही मार्मिक थी। उसकी गहरी निगाहें आराध्या के शरीर पर घूम गई। मेम साहब, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। मैं यहां आपकी समस्या सुलझाने आया हूं। आराध्या ने मुश्किल से निगलते हुए अपना हाथ अपने गले पर रख लिया। ओह, हां, शौचालय। ये इधर है। जैसे ही वो हरप्रीत को बाथरूम की ओर ले गई, उसने पीछे मुड़कर देखा, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो उसके पीछे आ रहा है। लेकिन मैंने देखा कि उसकी निगाहें उसकी लंबी, चौड़ी और मर्दाना कदकाठी पर प्रशंसा से टिक गई। मेरे पेट में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जलन और कुछ और ही भावना का मिश्रण। कुछ ऐसा जिससे मेरी धड़कन तेज हो गई जब मैंने अपनी पत्नी को इस खुरदुरे, हटे कटे अजनबी से बात करते देखा। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था और देख रहा था कि आराध्या हरप्रीत को समस्या समझा रही है। वो हाव भाव से बातें कर रही थी। हरप्रीत ने सिर हिलाया। उसकी नजरें आराध्या के चेहरे से हटी नहीं। लेकिन मैं देख सकता था कि उसके हाथ कैसे बार बार मुट्ठी बना रहे थे और खोल रहे थे। कोई बात नहीं मेम साहब, उसने कहा। उसका पंजाबी लहजा गाढ़ा और गहरा था। मैं इसे जल्दी ठीक कर रहा हूं, आप देखिए। आराध्या, मैंने कहा। मेरी आवाज इरादे से ज्यादा ऊंची हो गई। शायद तुम्हें हरप्रीत के काम करते समय कपड़े पहन लेने चाहिए। वो चौंक गई, मानो उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। ओह, जी हां, बिल्कुल। मैं बस 1 मिनट में आती हूं। जैसे ही मेरी पत्नी बाथरूम से जल्दी से बाहर निकली, हरप्रीत सीधा खड़ा हो गया और उसकी समझदारी भरी निगाहें मेरी निगाहों से मिली। वहां एक चुनौती थी, प्रभुत्व का एक आदिम दावा था जिसने मुझे उससे नजरें हटाने के लिए मजबूर कर दिया। चिंता मत करो साहब, उसने कहा। उसकी आवाज में सहजता झलक रही थी। मैं सब कुछ संभालूंगा। जैसे ही मैंने उसे अपने काम की ओर मुड़ते देखा, मुझे लगा कि वो सिर्फ शौचालय की बात नहीं कर रहा था। हरप्रीत के काम में फिर से जुटते ही माहौल में तनाव गहरा गया। मैं उसकी ताकतवर शरीर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे बड़ी आसानी से औजार चलाते देख रहा था। मैं असहज महसूस कर रहा था। उसकी मर्दानगी के सामने अपनी कमजोरी का एहसास कर रहा था। आखिरकार घंटों जैसे लगने के बाद, लेकिन शायद कुछ ही मिनटों के बाद, हरप्रीत की हरकत धीमी हो गई। उसने अपने रिंच को एक आखिरी बार घुमाया। आखिरी बोल्ट कसते ही उसने अपने गंदे हाथ से अपना माथा पोंछा। सब ठीक है साहब, अब ठीक से काम करेगा। मैंने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं आपका भुगतान लाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपना बटुआ लेने मुड़ा, आराध्या दरवाजे पर आ गई। उसने गर्मियों की ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो उसकी नाइट गाउन से ज्यादा शालीन नहीं थी। हरप्रीत की निगाहें उस पर टिक गई। उसका गला अटक गया और उसने मुश्किल से कुछ निगला। मेम साहब, उसने भारी आवाज में कहा। टॉयलेट ठीक हो गया। आराध्या मुस्कुराई। उसके होंठों पर एक धीमी, मोहक मुस्कान थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हैं। माहौल में तनाव छा गया क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने अजीब तरह से अपना गला साफ किया। ठीक है,
तो मैं तुम्हारे पैसे ले आता हूं। कोई जरूरत नहीं, हरप्रीत ने आराध्या से नजरें हटाते हुए कहा। उसने जल्दी से अपने औजार समेटे। उसकी हरकतें बेतरतीब और बेमिल थी। मैं बिल लेकर बाद में आता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो चला गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं अचानक चले जाने से हैरान होकर पलकें झपकाता रहा। ये तो अजीब था, मैंने बुदबुदाया। आराध्या की ओर मुड़कर मैंने देखा कि उसके गालों पर हल्की सी लाली थी। सुनो, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें उसके आने के समय के बारे में नहीं बताया। मुझे बताना चाहिए था। आराध्या ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। अरे, चिंता मत करो, अरी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो रुकी, अपने होंठ काटते हुए। तो उसका नाम क्या था? हरप्रीत, मैंने जवाब दिया। मेरे मन में थोड़ा सा शक पैदा हो गया। हरप्रीत, उसने नाम को जुबान पर घुमाते हुए दोहराया। और तुम्हें क्या लगता है वो कहां से है? जाहिर है पंजाब से, लेकिन किस हिस्से से? मैंने कंधे उचका दिए। मुझे उसकी अचानक दिलचस्पी से असहजता महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता, इससे क्या फर्क पड़ता है? आराध्या की आंखें मासूमियत से चौड़ी हो गई। बस ऐसे ही पूछ रही थी। क्या आपको लगता है कि वो जल्द ही बिल लेकर वापस आएगा? उसकी आवाज में उम्मीद साफ झलक रही थी। मैं भौहें चढ़ाकर खड़ा हो गया। मेरे सीने में जलन और कुछ गहरा भाव उमड़ रहा था। शायद वो कुछ खोया खोया सा लग रहा था। आराध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। खैर, मुझे यकीन है कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो उसे पता है कि हमें कहाँ ढूंढना है। मैंने उसे इठलाते हुए जाते देखा। उसकी कमर सम्मोहक ढंग से हिल रही थी। हरप्रीत की मेरी पत्नी पर प्यार भरी निगाहों की छवि मेरे दिमाग में कौंध गई। साथ ही आराध्या की पुरानी पसंद नापसंद की याद भी। मैं वही खड़ा अपने विचारों में डूबा हुआ था। पुरानी बातचीत की यादें उभरने लगी। दिल्ली में आराध्या के कॉलेज के दिन, वो पंजाबी बॉयफ्रेंड जिनका उसने इतनी सहजता से जिक्र किया था। फिर भी उनमें एक उदासी का भाव था जो हमेशा मुझे खटकता था। हां, मैंने खुद से बुदबुदाया। मेरे पेट में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। मुझे यकीन है कि उसे पता है। दिन का बाकी हिस्सा अनकहे तनाव के धुंध में बीत गया। आराध्या विचलित लग रही थी। उसका ध्यान कहीं और था। मैंने उसे कई बार खिड़की से बाहर घूरते हुए देखा, मानो वो किसी परिचित विशालकाय आकृति को देखने की उम्मीद कर रही हो। कहानी जारी रहेगी।